सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है और सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि क्या वो नशिस्तें उन जमातों को दे देनी चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं एज़ पार्टीज़, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उसके ऊपर हक है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के वो फैसले जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीना गया वो असरअंदाज हुए और उसका नतीजे के तौर पर एक ऐसी जमात सामने आई जो किसी पार्टी के मतहत नहीं है, जो किसी एक सिंबल के मतहत नहीं है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जीते जिन्होंने सुन्नी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इसके ऊपर आज जजेज़ ने बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशंस भी दी, रिमार्क्स भी दिए और आइंदा आने वाले दिन जब इस केस का फ़ैसला होगा पाकिस्तानी सियासत का एक नया रुख मुतय्यन हो सकता है। आज सबसे पहले जस्टिस मंसूर साहब का एक शॉट आपको सुनवाना चाहूँगा जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर एक जमात हो जिसके पास सिर्फ एक नशिस्त है और बाकी पार्लिमान आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल हो तो क्या सब नशिस्तें उनको दे दें? सुनिए क्या कह रहे हैं। Example and makes things very clear to me that there is only one political party with one seat and the rest are independents. This one vote would entitle them to a certain percentum in the reserved seats. That could be perhaps one for the sake of argument. And that's it. They can't say that we are just one political party with one seat in the parliament. We'll get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the constitution says so. I think it doesn't say that way. काजी फ़ायद ईसा साहब कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन पूरी इस सारी कार्रवाई के अंदर हमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मनिल्ला बहुत वोकल नज़र आते हैं। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस आयशा बहुत वोकल नज़र आते हैं। इशूज़ क्या रेज़ करते हैं? इलेक्शंस के ऊपर जो शिकायत हैं, प्री पोल डिगिंग, इलेक्शन डे वायलेशन, फॉर्म 45, 47 इशू, फिर वो फैसले जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीना गया। और काजी साहब ज़्यादातर उनसे इतफाक़ करते नज़र नहीं आते। तो जजों के अंदर दो अलग-अलग हमें स्कूल ऑफ थॉट नज़र आते हैं। एक जो चाहते हैं प्योरली डेमोक्रेटिक लाइंस को फॉलो करते हुए, स्पिरिट को फॉलो करते हुए फैसले किए जाएँ, और दूसरे साथ ये भी जोर देते हैं कि जो वायलेशंस हुई उसके ऊपर आंखें बंद मत करें। जस्टिस अतर मनिल्ला ने तो जो अल्फाज का चुनाव किया उन्होंने कहा कि रेत में सर दबा लें, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो खराबी हुई वो नज़र नहीं आ रही। दिखाइएगा। Whatever is everyone knows, and everyone is pretending as if we are only talking about the past. It is so important to secure the rights of the people. As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. इससे आगे चलकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया जस्टिस अतर साहब ने उन्होंने बल्ले के निशान छीने जाने का जिक्र किया। ये इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर बल्ले के निशान से पार्टी को महरूम किया था। पार्टी के उनके सारे अरकान थे उनको इंडिपेंडेंट करा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी और बाद में हुआ ये कि पीपल्स पार्टी के जितने अरकान थे वो कोई चिमटे के निशान पे, कोई जूते के निशान पे, कोई बैंगन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था और इस खराबी की बुनियाद वो फैसला बना। इसके ऊपर आर्गूमेंट क्या हुआ, सुनिए। Kandar Saru, I think we are confusing two things. One is the judgment of this court regarding symbol. The other thing regarding, is... Sorry, I will interrupt. Regarding intra-party elections. So please, snide remarks on the judgment are not acceptable. ठीक है? Or if you want to make snide remarks, then please read the judgment. जो जमहूरियत की रूह तकाज़ा करती है, आमतौर पर सियासी जमातें भी और सियासी सोच रखने वाले और जमहूरी लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे भी इसके ऊपर सवाल करेंगे। जजों ने तो अपना फ़ैसला करना है, लेकिन सियासी सोच, सियासी जमातों के अंदर जो सोच है, क्योंकि नून लीग ने 2018 के इंतखाबात में इस चीज़ को भुगता था, सज़ा दी गई थी उनको। इलेक्शन सेनेट के से पहले नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर उनके जो सैनेटर्स शेर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया ताकि वो आइंदा के लिए आसानी से घोड़े बनाए जा सकें। जिधर वोट चाहिए हो उधर उनको धकेला जाए और वो वोट जाके उधर डाल दें। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल में ये गलत है, जमहूरियत की स्पिरिट के मुनाफी है। हमें दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब, जब हम जनूबी अजला की बात करते हैं तो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फैसल करीम कुंडी और गंडापुर दोनों ही DI खान से हैं। तो जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं, अली मीन गंडापुर उस मीटिंग में हम मौजूद भी होते हैं, तो फिर एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी तो दी जानी चाहिए थी कि हमने बन्नू में, DI खान में, लकी मरवत में
या इवन वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर आपने फ़ौज लगानी है या किस नौयत के ऑपरेशन करने हैं, इसके ऊपर कुछ तो ब्रीफ किया गया होगा। ये हसास मामला है, वक्त से पहले इस तरह का ऐलान करना या इसकी डिटेल्स में जाना पब्लिकली मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। एक पॉलिसी का जब ऐलान किया जाएगा और स्पेसिफिक एक्शन लिए जाएंगे उससे बिल्कुल पहले बता दिया जाएगा। मगर मैंने बड़ा दर्द देखा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मामले पे बड़े कंसर्न थे और मैंने देखा कि उनको अदराक है कि मामला काफ़ी ख़तरनाक है कुछ अजला के अंदर और वो इसका तदारुक चाहते हैं। ख़तरनाक इस्लाम में आप किस किस को शुमार करते हैं? देखिए, जो जनूबी अजला हैं उस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हुई और उसके अंदर बाकायदा तौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ना सिर्फ ये यकीन दहानी कराई कि मुकम्मल तावन करेंगे बल्कि वो इसका हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब भी कोई ऐसा मामला होगा जिसके अंदर मामलात को आगे ले जाया जाएगा। अली मीन गंडापुर उस मीटिंग में फुली ऑन बोर्ड थे? जी 100% फुली ऑन बोर्ड थे। 100% ऑन बोर्ड? जी ऑन बोर्ड थे। देखिए, उन्होंने जो बात की कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई, उन्होंने दुरुस्त बात की कि एक ओवरऑल नरेटिव की, अज़्म इस्तेहकाम की, एज अ पॉलिसी बात हुई, स्पेसिफिक ऑपरेशन की बात नहीं हुई। तो मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने ठीक बात की। बट यू आर सेइंग कि ही वाज 100% अज़्म ऑन बोर्ड। इस्तेहकाम के नाम पे भी जब राय ली गई तो उस पर अली मीन गंडापुर साहब ने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं इससे इतफाक करता इससे इत्तेफाक करता हूँ, हाथ खड़ा कर। हूँ, इसको इंडोर्स। और जो ओवरऑल अप्रोच है उसके ऊपर भी 100% कोई खास उनका इतराज़ नहीं था। उन्होंने ज़रूर पंजाब के वाले से कुछ मामला अपने रेस किए कि वहाँ पे पोलिटिकल मामलात हैं, हमारे लोगों के जो है वो आज़ादी हासिल नहीं, इस तरह की बात उन्होंने ज़रूर की। बट ओवरऑल अज़्म इस्तेहकाम के वाले से उनका कोई इतराज़ नहीं था और उसको इंडोर्स किया उन्होंने। तो फिर इशू क्या है? फिर आप उनको इशू कोई बिठाइए, नहीं है, एक देखिए। ब्रीफिंग करिए ताकि ये डिस्प्यूट मैं ये खत्म हो कह जाए। रहा आप वो हूँ कह रहे हैं ये हमें और- केपी में मीटिंग कॉल की है उन्होंने। ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इसीलिए ली गई है कि तमाम इदारे, तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हों, आपस में कोऑर्डिनेशन हो और इफेक्टिव तरीके से। सर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात जहाँ हो रहे हैं ना वो यही जनूबी अजला है। DI खान पहले उसमें खैबर वर्स्ट हिट है। पख्तूनख्वा है, उसके जनूबी अजला है, फिर बलूचिस्तान में भी ये बलूचिस्तान मामला में है। DI खान वर्स्ट हिट है और DI खान से ही इस वक्त अली मीन गंडापुर भी हैं और फैसल करीम कुर्दी भी हैं। तो यहाँ क्लैरिटी मौजूद है। आप वो कह रहे हैं स्पोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक मीटिंग कॉल कर लेते? यहाँ पे बुला लीजिए देखिए, उनको भी, फजलुर रहमान साहब को भी बुला देखिए, लीजिए। जो मीटिंग कॉल की गई थी फजलुर रहमान साहब ने उसको अदम इस्तेहकाम का नाम दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि इसको फुली जो है वो इंडोर्स तमाम अतराफ से किया जाए। तो मैं समझता हूँ इस पर एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और ये मामला आगे अच्छे खुश उसलूबी से अच्छे पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए आपको लीड रोल लेना चाहिए। देखिए, नेशनल इलेक्शन प्लान के लिए उस वक्त लीड रोल लिया था जनरल राहिल शरीफ ने और नवाज शरीफ ने। बिल्कुल लिया था। इमरान खान धरने में बैठे हुए थे, इनको बुलाया गया था कि आप आइए, हमने बातचीत की और नैप हो गया। अब आपको उसको आगे लेकर चलना है। मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया है, मामला काबीना में भी उठाया गया है, एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। मेरा ख्याल है ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसमें तमाम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी हिमायत करेंगे। और ये आप कब लीड रोल लेंगे? जब आप इन जमातों को जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इनको कॉल करेंगे? मैं invite समझता हूँ कि जब PTI ने अली मीन गंडापुर साहब ने इसमें लबैक कह दिया है और वो उस मीटिंग में शरीक थे, उनका कोई इख्तलाफी नोट नहीं था, कोई उनकी ऐसी डेसेंट वाली बात नहीं थी, वो इंडोर्स करके गए हैं। पार्लियामान में भी अच्छी आवाज़ें कुछ लोगों की आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ सारे ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह। बजटरी सेशन भी चल रही है, बजट के हवाले से भी अगर पूछ लूँ, बजट कब तक पास हो जाएगा? मेरा ख्याल है जी मैक्सिमम 29 तारीख तक की पास हो जाएगा। 29 तक। कल से कट मोशन शुरू हैं और डिमांड आज वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा कि हमने IMF की मर्ज़ी से बजट बनाया, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? तो फिर इसका मतलब है IMF का प्रोग्राम भी आपका इसके बाद फॉलो करेगा? देखिए, बात यह है कि IMF के प्रोग्राम में तो जाना है, ये तो बिल्कुल बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम ये सेल्फ रिलायंस पे आएँ, खुद इनसारी पे आएँ और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम उस तरफ जा रहे हैं। मगर ये हालात हमारे क्रिएट करदा नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने तो खैर बात कह दी था IMF को। 4 साल में जो हालात पैदा हुए, देखिए किसने कहा कि मैं IMF के पास जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। उन्होंने हालात इतने बुरे कर दिए इकॉनमी के। हमने तो PDM के दौर में डिफ़ॉल्ट से बचाया, रुपये को मुस्तहकम किया, आज उसके समरात आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट जो है IMF की शराइत के मुताबिक अगर हम पास करते हैं तो IMF का मिशन आना चाहिए नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए। वो कब तक आप तवक्को रखते हैं? देखिए, मैं इस पर बहुत जल्दी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर ये बात ज़रूर है कि IMF की मशावरत उनसे की गई, मगर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पे हुकूमत ने अपनी भी मनवाई। लाइक टैक्सेस के, फॉर एग्जांपल सैलरी क्लास पे जो टैक्स है उस पर बहुत कमी की गई, वो बहुत ज़्यादा शायद डिमांड। लेकिन आपने तो रिवाइज कर दी है लेकिन अगर बात यह ना, देखें 1 लाख रिवाइज स्लैब्स का मतलब यह है कि जो 2-3 लाख 4 लाख वाली आमदन वाले उन सारों को अच्छा खासा परसेंटेज बहुत कम है ना। 1 लाख तनख्वाह वाले पे 1200 रुपये इजाफा हुआ है, वो 2400 रुपये अब देगा। सर अगर पहले उसका 50 होगा और अब 1200 कर दें तो उसकी परसेंटेज 1200 था ना, 1200 2400 हो गया। मैं कह रहा हूँ 1 लाख वाले को इतना महसूस नहीं होगा। ऑब्वियसली हायर इनकम ब्रैकेट लोग 50-50 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं, 25-25 लाख, उनको ये ऑब्वियसली महसूस होगा। बट लोअर इनकम ब्रैकेट को टारगेट नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ी है, 1 से 16, मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम हैं जो सियासी मामला है पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेनिफिशियरी है इस अरेंजमेंट में। आप
कॉस्ट आप उठाते हैं, बेनिफिट वो नहीं, उठाते हैं। देखें कल को जब लोगों ने जज करना है ना, जब सदर आपका है, वज़ीर आज़म का आपने वोट दिया, आप डिप्टी स्पीकर आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, गवर्नर आपके, आप इत्तेहादी हैं, तो भी देखें मेरा ये बिलीफ है जब आप इत्तेहादी होते हैं ना, यू सिंक टुगेदर, यू सेल टुगेदर। नहीं, लेकिन अभी तो वो अपनी शराइत मनवा के बोझ आप अच्छी पे बात डालते है, हैं। वो मैं तो कहते हैं आपने समझता बजट सही नहीं बनाया, आवाम दोस्त नहीं बनाया आपने। देखिए उनकी तनकीद आपसे करते हैं अपनी शराइत पे। क्या शराइत क्या थी उनकी जो आपने उनकी तस्लीम की? तनकीद सर आंखों पे। और आज शराइत देखिए, कौन सी थी जो आपने तस्लीम की? बिलावल साहब ने आज महंगाई में कमी को तस्लीम किया, उन्होंने बिस्प के बजट में इंक्रीज़ को सराहा, उन्होंने बजट के हवाले से मुस्बत बातें भी कौन की। सी ऐसी शराइत थी पीपल्स पार्टी की जो देखिए आपने देखिए अकोमोडेट की? वो तो बात ये है कि उनकी कुछ पंजाब रिलेटेड डिमांड्स थी। पंजाब में वो ज़्यादा पावर शेयरिंग में हिस्सा चाहते हैं। नहीं, वो पंजाब की कमेटी उनकी बनी, एक हमारी बनी, आपस में बैठ के मामला तय हो गए और वो खुशअस्लूबी से मामला जो है वो आगे चल पड़े। लेकिन तारिर साहब, ये क्या अच्छा अंदाज़े हुक्मरानी है कि अगर बैठ के ये डिस्कस किया जाए कि IG तेरा तो DC मेरा, नहीं, DC IG तेरा नहीं, तो नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर मेरा, आप यहाँ तक तफसील वो बैठ के मांगते हैं, तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो मैक्रो पिक्चर में हमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से चाहिए, फोकस्ड एफर्ट चाहिए। उसकी बजाय यहाँ हम इस पे लगे हुए हैं कि IG किसका आएगा, नहीं, मैं समझता हूँ, अस्पताल का देखिए, सरबराह किसका लगेगा, फलाने इदारे का सेक्रेटरी किसका लगेगा, इस तक बहस हो रही है। देखिए बात ये है, पता नहीं आपके पास ये मालूमात मेरे से ज़्यादा है शायद, मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें वो पंजाब में भी हमारे इत्तेहादी हैं। अगर उनकी कुछ डिमांड हैं और वो समझते हैं कि मकामी सियासत के हवाले से, सिविल इंतज़ामिया के हवाले से उनके मामलात हैं, तो अकोमोडेट होना चाहिए था, वो कर दिया। मतलब इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं है। जो नून लीग एक ऐसी पोजीशन में है सियासी एतबार से जहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जो स्पेस है दिन ब दिन एज ए पोलिटिकल पार्टी वो सुकड़ती जा रही है। आपकी जो इस्लामाबाद की 3 सीट्स का केस है वो लगा हुआ है हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट ने बड़ी उसके ऊपर एक पावरफुल पोजीशन ली हुई है, वो लेनी चाहिए। 45-47 के ऊपर अगर डिस्क्रिपेंसी है, जम के खड़ा होना चाहिए अदालत को। फैसला आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। जो इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त PTI के साथ चल रहा है मामला, वो भी अल्टीमेटली इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू पोलिटिकली, आपको सियासी तौर पर उसकी सज़ा मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का आपस में जो इस वक्त सिचुएशन है वो एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली सिचुएशन है। आई डोंट नो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मैं इसे हेड ऑन कोलिजन वाली सिचुएशन कहता हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हर्ट यू पोलिटिकली। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी। देखिए बात ये है, हमने एक सियासी कॉस्ट पे की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसको हमने बेयर किया क्योंकि हमने रियासत बचानी थी। और हमने आज अल्लाह का शुक्र है, अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, या करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, या IT एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती हैं, या आपके बाकी इंडिकेटर्स हैं, मतलब ब्लूमबर्ग एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, फिच की रेटिंग पीछे आई है, बड़ी पॉजिटिव आई हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपने ठीक कदम उठाए, PDM में आपने बुनियाद रखी, अब आप उसके साम्राज्य जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी की बेहतरी के साथ महंगाई में कमी देखें, कहाँ 38% इन्फ्लेशन, कहाँ 11%। हम सिंगल डिजिट में छोड़ के गए थे, इमरान खान साहब के दौर में वो डबल डिजिट में चली गई, अब 11% पे आई है, मजीद कम होगी। 38% पे PDM लेकर गई थी, नहीं, और अभी नीचे गिरने में वीट प्राइसेस ने आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। हम 4% पे छोड़ के गए थे 2018 में। 2017 छोड़ दें, 2017 बहुत अच्छा था, लेकिन 2017 आज से 7 साल 8 साल पहले था। 2017 के बाद 4 साल तबाही किसने की कि वो डबल डिजिट्स में 23%, 25%। इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी की आपस में सिचुएशन है वो हमें कहाँ लेकर जाएगी? इट्स नॉट ए वेरी गुड पिक्चर फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इदारों का तनाव कम हुआ है। कहाँ कम हुआ? काफ़ी कम हुआ है। कैसे? पिछले अगर आप 1-2 हफ्तों से कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ मेरा नहीं ख्याल है हालात काफ़ी हालात काफ़ी जो इस वक्त जुडिशरी की पोजीशन है और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का आपस में तनाव वाला मामला है, वो अगर आप रिजॉल्व नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, ये इट्स अ बैड न्यूज़। मेरा ख्याल है मामला जो है वो खुश असलूबी से सुलझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कोई टकराव की ऐसी सूरत हाल है जिससे वापस नहीं आ जा सकता। मैं समझता हूँ कि मामलात अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा बैकग्राउंड इंटरेक्शन मौजूद है? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन है, देयर इज़ अ सिचुएशन, आप इसको पब्लिकली शायद ऑन नहीं कर सकते बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन देयर इज़ अ सिचुएशन, उसमें किसी को बड़े का किरदार अदा करना होता है ना। बुजुर्ग आता है, कोई नवाज़ादा नसरुल्लाह आता है, कोई बिठाता है 2 लोगों को और मामला संभाल लेता है, कुछ ऐसा रोल अदा किया जाए। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो उसमें बेहतरी भी आ जाएगी, सुलझ भी जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कशीदगी इतनी है कि शायद वो कोई इरेपरेबल डैमेज हो जाए। मैं नहीं समझता। आप नहीं समझते? नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर ये 3 सीटों वाला मामला जो है, जो मेरा ख्याल है किसी वक्त भी फैसला आ सकता है उसका, अगर ये PMLN के मुखालिफ आता है तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? किसी कानून ज़ाब्ते के तहत ये फैसला होगा ना। हमारे तो 3 मेंबर आज असेंबली में थे, मेरी उनसे बातचीत भी हुई,
वो तो खासे कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है कि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। वो कहते हैं जी हम प्रेजेंट करेंगे टाइम आने पर। अभी तक प्रेजेंट नहीं की। वो बड़े कॉन्फिडेंट है इस मामले पे। वो कहते हैं जी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी है, हम बिल्कुल प्रेजेंट करें। और हाई कोर्ट के उस ट्रिब्यूनल के उस जज साहब का फैसला आना है, और वो फैसला अभी तक का जो हवा का रुख है वो जाहिर करता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वहाँ पे। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपके मुखालिफ फैसला आएगा। तो सियासी एतबार से ये बड़ा सेटबैक होता है। आप चले जाएंगे अपील में, लेकिन ये बड़ा सेटबैक होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो तीनों उम्मीदवार हैं उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी मुकम्मल कर ली है और वो बड़े कॉन्फिडेंट है, लीगली वो समझते हैं कि उनका केस मेरिट पे है। तो मुझे इसमें कोई खतरा नज़र नहीं आता। गोइंग फॉरवर्ड आप PMLN को कहाँ खड़ा देखते हैं? आप सोचते हैं कि PMLN आगे जाके अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेगी सियासी एतबार से पोस्ट बजट टाइम देखिए, में? हमने हमेशा जब इस मुल्क की बागडोर संभाली है, बड़े मुश्किल हालात में संभाली है और हमेशा हालात को बेहतर किया। हम 2013 में भी जब आए थे 18 घंटे लोड शेडिंग थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में थी। 2017 में अल्लाह ताला की फजल से आपने देखा कि इन्फ्लेशन चली गई सिंगल डिजिट 4% पे और लोड शेडिंग हमने 100% उसका खात्मा कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत का साइज़ भी कम कर रही है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, उनको कम किया जा रहा है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो प्राइवेटाइजेशन है वो की जा रही है। PIE की प्राइवेटाइजेशन आप देखें ना, वो जो 6 इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है, वो अब साइट विजिट्स हो रहे हैं। जुलाई के महीने में मजीद आगे बढ़ेगा। अगस्त को आपने शॉर्टलिस्ट किया? ये प्राइवेटाइजेशन वाले बेहतर बताएंगे, बट जो 6 लोग प्री क्वालिफाई हुए हैं, अगस्त के महीने में आप इसको लेके जा रहे हैं? अगस्त में मेरा ख्याल है फाइनल हो जाएगा। इसके साथ साथ डिजिटाइज किया जा रहा है FBR को, मैकेंजी को हायर किया गया है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमत वो स्टेप्स उठा रही है जो इकॉनमी के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है। और इकॉनमी बेहतर होगी, ओवरऑल हालात बेहतर होंगे तो सियासत बेहतर होगी। मुल्क रहेगा तो सियासत होगी, वरना कोई सियासी पार्टी नहीं होगी, कोई सियासत। इंशाल्लाह मुल्क रहेगा। एक लास्ट सवाल जाते जाते नवाज शरीफ के मतलब, नवाज शरीफ के मतलब पहले ये खबर आती थी कि वो बहुत खुश नहीं है जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत चल रही है मरकज़ के अंदर। अभी खबर ये आ रही है कि वो अपने आप को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने लगे, लीड रोल में आने। थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, अभी वो सदर इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने मशावरत का सिलसिला शुरू किया है। बतौर सदर उन्होंने अभी जो पार्टी की वेकेंट पोजीशन है उनको फिल करना है, अपने साथ उन्होंने और लोगों को शामिल करना है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजीद मुतहरिक करने के हवाले से, नेशनल स्फीयर में मजीद मुतहरिक करने के हवाले से उन्होंने बतौर सदर जमात अपना किरदार अदा करना है। उनका सदारत का ओहदा छीना गया था, साकिब निसार साहब की तरफ से उस वक्त एक अनजस्ट फैसला आया था। अब वो अमानत उनको वापस हुई है, तो आप उनको एज एन एक्टिव पार्टी प्रेसिडेंट जो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, आप उनको देखेंगे आने वाले दिनों में।